हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा सारे चैप्टर्स को। तो इस वीडियो में मैं बस चैप्टर 1 को लिया, नेशनल इनकम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो मैं समय का नुकसान ना करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन को मैंने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा और इस सारे क्वेश्चंस को आपको अपने बोर्ड के लिए तैयार रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, एक मिनट में पेन ठीक कर लेता हूँ, थिकनेस इतना बढ़ चुकी है। तो पहला क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एट फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, नॉट कंसिडर्ड है फैक्टर इनकम में, ठीक है। तो फैक्टर पहले हम लोग समझ लेते हैं फैक्टर इनकम है क्या। तो फैक्टर इनकम इसको बोलते हैं जो इनकम हमें प्रोडक्शन के फैक्टर्स प्रोवाइड करने के बदले में मिलती है। तो फैक्टर्स मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सब जैसे लैंड किराया, लैंड से हम लोग क्या मिलेगा, किराया। लेबर को मजदूरी, लेबर से क्या मिलेगा, मजदूरी। कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर से क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि रेंट दिया हुआ है, तो रेंट क्या हो गया, फैक्टर इनकम है। लैंड के लिए क्या हो गया, रेंट, फैक्टर इनकम हो गया। और वेजेस के लिए क्या हो गया, वेजेस क्या है, फैक्टर इनकम है लेबर के लिए। और यहाँ पर एक गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड, ये हो गया फैक्टर इनकम में नहीं आता क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। और डी लास्ट वाला क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, फैक्टर इनकम है एंटरप्रेन्योर के लिए, प्रॉफिट, ठीक ना। तो तो याद रखना है कि यहाँ पे जो गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड है एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि इसके बदले में कोई प्रोडक्शन सर्विस नहीं दी जाती है, ठीक ना। इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर क्या बोल रहा है कि टू सेक्टर इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ। तो सेक्टर टू सेक्टर इकोनॉमिक पूछा है। तो सेक्टर इकोनॉमिक में क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। हाउस होल्ड फर्म्स है, सॉरी, हाउस होल्ड फर्म्स है। बी फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर है। सी हाउस होल्ड गवर्नमेंट है। डी फर्म एंड गवर्नमेंट है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे टू सेक्टर पूछा है तो हाउस होल्ड्स और फर्म्स होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो दो सेक्टर, दो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होते हैं, ठीक ना। एक हो गया हाउस होल्ड्स, एक हो गया फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स बोलते हैं जो जो फैक्टर को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। और फर्म्स हो जाता है जो प्रोडक्शन करता है, जैसे हो गया फर्म, उद्योग, जिसको मतलब फर्म्स माना उद्योग, ठीक है। तो हाउस होल्ड, फिर फैक्टर सर्विस, देन फर्म्स, ठीक है। और फर्म्स क्या होता है, फर्म्स टू गुड एंड सर्विस, देन हाउस होल्ड्स। ये हो गया कंसेप्ट, डायग्राम से डायग्राम कंसेप्ट समझ के रखिएगा। ये यहाँ पे गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं आता, देखिए हर ऑप्शन में गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी ऐसे होगा ही नहीं। तो एक मात्र यही बचा, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर इन टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो कंजम्पशन सेक्टर में कौन आता है, हाउस होल्ड्स आता है, ठीक ना। कौन आता है, हाउस होल्ड्स, सॉरी, हाउस होल्ड्स आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। बाकी सब जो होता है फर्म, फॉरेन, गवर्नमेंट, ये सब इसमें नहीं, इसमें नहीं आता, ठीक ना। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल में नहीं आता, ठीक है। कंजम्पशन वाला में नहीं आता, तो सिर्फ हाउस होल्ड आता है, कंजम्पशन करता है। फर्म्स क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, मनी फ्लो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। तो दिया गुड्स एंड सर्विस, बी गिफ्ट्स, सी मनी, डी क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनी फ्लो से रिलेटेड पूछा है तो आंसर क्या होगा, मनी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनी, ठीक है। तो दो टाइप का फ्लो होता है, एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। तो रियल फ्लो किसको बोलते हैं, फैक्टर सर्विस और गुड्स का एक्सचेंज, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होता है, मनी का एक्सचेंज,
मतलब पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो। ठीक है, तो मनी फ्लो में आता है हमारा फर्म्स, हाउस होल्ड्स का फैक्टर पेमेंट, जैसे रेंट हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब भेजते हैं हम लोग फर्म्स, यानी मनी फ्लो में आ गया। हाउस होल्ड्स, फिर हाउस होल्ड से अगर फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भेजा जाता है, ये भी हो गया हमारा मनी फ्लो। ठीक है, तो फर्म टू हाउस होल्ड्स और हाउस होल्ड टू फर्म्स, ये सारा मनी फ्लो के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्या, 5 नंबर, तो 5 नंबर रियल फ्लो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम। तो किससे किससे भी बताया मैंने, रियल फ्लो का भी बताया मैंने, किसमें किसमें आता है, हाउस होल्ड टू फर्म। तो हाउस होल्ड टू फर्म इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए किसमें, बी में है। ठीक है ना, तो ए में दिया था फर्म टू हाउस होल्ड, बी में दिया था हाउस होल्ड टू फर्म, सी में दिया फर्म टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो होगा नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है इन ए क्लोज इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, मैंने क्लोज इकोनॉमी में कौन इंक्लूडेड नहीं होता, तो हम लोग जानते हैं क्लोज इकोनॉमी में 3 ही चीज आता है। ठीक है ना, तो क्लोज इकोनॉमी में क्या 3 चीज आता है हमारा, एक आता है हाउस होल्ड्स, एक आता है जिसमें दिया हुआ हाउस होल्ड्स, ठीक है, एक आता है फर्म्स, तीसरा आता है गवर्नमेंट, ये तीनों आता है हमारा क्लोज इकोनॉमी। और ओपन में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी में कौन इंक्लूड नहीं होगा, जो फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी बोलते किसको है, एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें बाकी सब दुनिया का कुछ भी किसी से भी लिंकअप ना हो, मैंने रिलेशन ना हो, बाकी चीज मैंने अपना अ, अपना इकोनॉमिक से रिलेटेड रिलेशन रखता हो, बाकी बाहर का कोई भी इकोनॉमिक से रिलेशन ना रखता हो। ठीक है, तो ने इसमें समझ लीजिए क्लोज्ड इकोनॉमी में ना ही इंपोर्ट होता है, नो इंपोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट्स, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक ना, ट्रांजेक्शन मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को ही हम लोग क्लोज इकोनॉमी में रखते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी का कंपोनेंट्स पूछा जाए तो क्या होगा, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, अगर पूछता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा था नहीं है, तो नहीं, कौन सा नहीं है, फॉरेन सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए इंजेक्शन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो टैक्स, सेविंग्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक्सपोर्ट्स होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो दो टाइप का हम लोग को फ्लो यहाँ पे देखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे किसका बारे में पूछा, इंजेक्शन, मतलब फ्लो नहीं, सॉरी, इंजेक्शंस, और एक होता है इंजेक्शन और एक होता है लीकेज। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में एडिशनल इनकम ऐड करता है। ठीक ना, इंजेक्शन क्या करता है, सर्कुलर फ्लो में एडिशनल इनकम ऐड करता है। ठीक है, तो इंजेक्शन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो इनकम होता है वो बढ़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ता है, और एक्सपोर्ट इनकम बढ़ता है, ये 3 चीज बढ़ता है इंजेक्शन इफेक्ट में। और लीकेज इफेक्ट क्या होता है, लीकेज क्या होता है, ये सर्कुलर फ्लो से इनकम निकाल लेता है। ठीक ना, जो सर्कुलर फ्लो होता है ना उसमें से इनकम निकाल लेता है, उसको बोलते हैं लीकेज, लीक होता है जिसको बोल सकते हैं। ठीक ना, लीकेज इफेक्ट क्या, अंदर इफेक्ट क्या क्या होता है, सेविंग इनकम कम करता है, जो सेविंग इनकम होता है उसको कम करता है, टैक्सेस इनकम कम करता है, और तीसरा इम्पोर्ट इनकम कम करता है, इम्पोर्ट्स का इनकम को भी कम करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट एक इंजेक्शन है, इम्पोर्ट क्या है, लीकेज है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंजेक्शन, और इम्पोर्ट आएगा तो वो लीकेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या, स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज measured over a period of time, be measured at a particular point of time, c cannot be measured, none of this। तो स्टॉक वेरिएबल जो होता है मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो दो टाइप का होता है, एक स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। तो यहाँ पूछा था स्टॉक वेरिएबल, तो इन कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, तो हम लोग समझ लेते हैं। जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड किया जाता है ओवर, या फिर ओवर ए पॉइंट ऑफ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैंने बोला क्या, स्टॉक वेरिएबल हुआ, और नेक्स्ट मैंने क्या बोला, वो फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है, उसमें फ्लो होता है। ठीक है, जैसे वाटर इन द टैंक हो गया, या फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, ये हो गया हमारा क्या, फ्लो वेरिएबल, जिसमें बहता रहता है। ठीक है, और
कोई भी टाइम पीरियड हो गया, जैसे वेल्थ ऑन 31 मार्च 2024, या फिर इनकम ड्यूरिंग 2023 टू 2025 या 26 तक, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम या मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। स्टॉक कैसे याद रखना, स्टॉक मार्केट का जो रेट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर चेक होता है, और फ्लो क्या होता है, फ्लोइंग रिवर की तरह टाइम के साथ साथ क्या कहता है, फ्लो होता रहता है। तो हो गया फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं हम लोग। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। तो नंबर ऑफ बर्थ अभी बताया मैंने, फ्लो वेरिएबल क्या हो गया, फ्लो करता रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आधा 3 ऑप्शन देखिए, ईयर से रिलेटेड है, ये भी ड्यूरिंग ईयर दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया, ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, और नेशनल इनकम भी हमारा क्या पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल वेल्थ हो गया हमारा सही आंसर। तो 9 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। ठीक ना, 10 नंबर क्या बोल रहा है, लॉसेस आर क्लासिफाइड एज। तो लॉसेस को क्लासिफाइड किया, ए स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। अभी बोले लॉसेस क्या हो गया, एक टाइप का फ्लो वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो लॉस हमारा क्या होता है, एक किसी पीरियड में होते हैं। जैसे एक बिजनेस को 2023 से 2024 में क्या हो गया, लॉस हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस एक फ्लो वेरिएबल हो। ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉस क्या एक मेरा फ्लो वेरिएबल हो गया। तो एक चीज़ ये, हाँ ये भी याद रख लीजिए, फ्लो वेरिएबल के अंदर क्या क्या आता है, इनकम आता है, एक्सपेंडिचर आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, ये सारा हमारा फ्लो वेरिएबल के अंदर आता है। ये याद रखना है, अगर इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो। अभी मैंने बताया क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, इनकम आता है, और डेप्रिसिएशन भी आता है, लॉस मतलब। ठीक ना, हरास। तो कौन सा नहीं आता, कैपिटल नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, कैपिटल। नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। तो स्टॉक में कौन सा जाएगा, वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट या प्रॉफिट्स। तो स्टॉक्स में क्या हो जाएगा, वेल्थ। वेल्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब फ्लो है। ठीक ना, तो वेल्थ हो गया हमारा स्टॉक, क्योंकि पर्टिकुलर डेट पर है। ठीक ना, और सेविंग्स हो गया फ्लो, क्योंकि पीरियड में किया गया सेविंग है, किसी टाइम पीरियड में किया गया सेविंग हो गया ये। और एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, पीरियड में किसी पीरियड में एक्सपोर्ट करना, ये हो गया हमारा फ्लो। और प्रॉफिट भी फ्लो हो गया, क्योंकि पीरियड में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 फ्लो और एक स्टॉक। तो स्टॉक पूछा था, तो हमारा वेल्थ हो गया आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर, 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसका एक कंसेप्ट समझते हैं। 2 टाइप का प्रोडक्ट होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोला है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या क्या है, परचेज ऑफ पल्स बाय कंजम्पशन, बी मशीन परचेज बाय फर्म, सी वीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, या वीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स। तो हमारा जो फाइनल गुड्स होता है वो क्या होता है, कंज्यूम करने के लिए होता है। फाइनल गुड्स क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। कंजम्पशन के पास क्या एंड होता है, ये फाइनल गुड्स हमारा। ठीक ना, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी यूज होता है फाइनल गुड्स। और नेशनल इनकम में नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो हमारा पल्सेस बाय कंज्यूम फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि कंजम्पशन के लिए है। और बी जो मशीन बाय फार्म्स दिया हुआ है, तो ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट गुड हो गया, मतलब फाइनल गुड्स हो गया। और सी जो वेट बाय फ्लोर मिल हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए है। और वेट बाय हाउस होल्ड्स हो गया, ये फाइनल गुड, क्योंकि कंजम्पशन के लिए है। जो कंजम्पशन के लिए हो गया वो हमारा हो गया, सीधा बात है, फाइनल गुड्स। और जो प्रोसेसिंग के लिए बच गया वो हमारा इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग के लिए बचा हुआ है, तो इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। तो कौन सा फाइनल गुड्स में होगा, नहीं ये पूछ रहा है, मतलब फाइनल गुड्स नहीं है, मतलब क्या है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खोजते हैं, तो चौक, डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल, ये इंटरमीडिएट हो गया हमारा, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। वीट यूज बाय फ्लोर मिल, अभी बताया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए।
तो इसमें तीनों का तीनों क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर और डैश और फॉर डैश। तो इसका ऑप्शन क्या है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन रिसेल्स, रिसेल्स इन्वेस्टमेंट, रिसेल्स फर्दर प्रोडक्शन। तो हमारा फाइनल गुड्स पूछा है तो क्या होगा, कंजम्पशन हो जाता है, फाइनल गुड्स में क्या कंजम्पशन होगा, या तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जाम्पल होता है। रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, परचेज किया है, तो ये किस में आएगा, फाइनल गुड्स में या इंटरमीडिएट गुड्स में या कैपिटल गुड्स में या बोथ ए और सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड सी, मतलब फाइनल गुड्स में भी आएगा और कैपिटल गुड्स में आएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड सी। क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या है, कन्फेक्शनरी शॉप, मतलब ये कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड क्यों है, क्योंकि बिजनेस में यूज होगा, ठीक है ना। और फाइनल गुड क्यों है, क्योंकि इसको रीसेल्स नहीं होता, नहीं हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे रीसेल्स नहीं हो रहा, उसको कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया आपका दोनों ही ऑप्शन, फाइनल गुड और कैपिटल गुड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, बी सी हो गया बोथ हेयर बी, और नाइदर ए नॉर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस होता है। ठीक ना, तो कैसे हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मार्क प्राइस इक्वल्स टू होता है, मार्क प्राइस इक्वल्स टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक ना, माइनस सब्सिडीज। तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस में कौन आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, दिखने को मिला इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो डिफरेंस कितने देखने को, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इसका सही आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मींस दैट। मैं फैक्टर कॉस्ट अगर बोल रहा है मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट 100 लेते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपीज़, और सब्सिडीज मेरा हो गया 15 रुपीज़। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, मार्केट प्राइस का अभी हम फॉर्मूला यूज अगर करते हैं तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला था हमारा कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पर ही अगर हम लोग सारा वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट हो गया 100 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स 5 माइनस सब्सिडीज, तो इक्वल टू क्या हो गया 90। तो यहाँ देख रहे हो हमारा फैक्टर कॉस्ट 100 है, मार्केट प्राइस कम हो गया। तो यही बोला था, यहाँ बोला था कि फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। तो कब हुआ, ये कब हुआ, जब देख इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज से क्या है, कम है, तो सब्सिडीज ज्यादा है, मतलब तो ऑप्शन किस में है, सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तभी होगा ऐसा। तो ये चीज याद रखना है जो फॉर्मूला, अगर फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस हो गया तो क्या क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीरो होगा। अभी क्या बोला मैंने, अगर फैक्टर कॉस्ट, वेट, अगर फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन हो गया, सॉरी, माइनस हो गया मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन जीरो, अगर दोनों का डिफरेंस जीरो ग्रेटर देन जीरो हुआ तभी बोल रहा है फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि वो मार्केट प्राइस इधर जाएगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन मार्केट प्राइस होगा। और एक क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस सब्सिडीज हो गया लेस देन जीरो तब होगा फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। और तीसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स अगर लेस देन हो गया सब्सिडीज, क्योंकि इधर जाएगा तो सब्सिडीज, यही यही तीन
कंसेप्ट से आता है क्वेश्चन, अगर फैक्टर को ग्रेटर देन होता है तो ये 3 कंडीशन होता है, तो ये याद रखना, नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ, वेट। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल। तो इक्वल कब होगा, तो विल बी इक्वल होगा नो डायरेक्ट टैक्स और नो सब्सिडीज में, क्योंकि यही डी आंसर सही होगा हमारा, क्योंकि बाकी सब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोला गया है। तो इक्वल बोला गया मतलब, पहले आंसर मार्क कर लेता हूँ, समझा देता हूँ। मतलब कब होगा, जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इक्वल होगा सब्सिडीज के, तभी होगा। अभी मैंने बताया था ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू जीरो, तो सब्सिडीज इधर जाएगा तभी इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल होगा, तो क्या होगा, नो इनडायरेक्ट टैक्स नो सब्सिडीज, ठीक है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, 20 नंबर क्या बोल रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, क्या होगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, नहीं ये तो होगा नहीं। बी विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इम्पोर्ट्स, नो। सी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हाँ ये हो सकता है। डी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ना ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एन एफ याद रखना है क्या, एन एफ आई ए, मतलब होता है फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एन एफ आई ए इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड फ्रॉम पेड टू अब्रॉड, ठीक ना, पेड टू अब्रॉड। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, तो इसी से हमारा नेट फैक्टर इनकम निकलता है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट चलते हम लोग 21 नंबर, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ह्रास, कमी, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन अ फॉर्म एक्सीडेंट, नो। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, हाँ ये होगा, लॉस होता है फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर में। सी लॉस फिक्स्ड एसेट इन द अर्थक्वेक, ये नहीं होगा। क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, नो ये भी नहीं होता। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। तो नॉर्मल वियर टियर का मतलब क्या होता है, माने मशीन यूज होने से वैल्यू क्या होता है, वियर टियर माने कम हो जाता है, उसका वैल्यू कम जाता है। मशीन यूज होते रहता है तो भर से क्या होगा, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, तो वो नॉर्मल हो गया वियर टियर, ठीक ना। और एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन में, ये दो चीज इंक्लूड होता है, एक नॉर्मल वियर एंड टियर और एक होता है फोर्स इन ऑब्सोलेंस, ठीक ना। फोर्स इन ऑब्सोलेंस होता है, जिसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते हैं, होने की वजह से होता है। टेक्नोलॉजी क्या होता है, अपग्रेड होता है, नया नया मशीन आता है, अब पुराना मशीन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स इन ऑब्लोसेंस, ठीक ना, ऑब्सोलेंस, सॉरी ऑब्सोलेंस, ठीक ना। तो अभी अगला वाला आएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रेफर, तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स क्या होगा, नॉर्मल वेयर एंड टियर, और क्या किया, और क्या दिया, और नॉर्मल वेयर एंड टियर, और दिया हुआ है फोर्सिन ऑब्सोलेंस, और सीधा नॉर्मल वेयर एंड टियर और फोर्सिन ऑब्सोलेंस या अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस। अभी मैंने हमारा डिफरेंशिएशन में दो चीज होता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, ठीक ना। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, सॉरी। तो ए बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सी कंपेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक ना, बी हो जाएगा सही आंसर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एग्जाम्पल है ट्रांसफर इकोनॉमी का, इनकम का, सॉरी ट्रांसफर इनकम माने क्या होता है, इनकम रिसिव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, माने ऐसा, माने तुमने कोई सर्विस नहीं दिया उसके बावजूद भी तुम्हें
अलाउ मैंने मिल रहा है, इनकम हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो ये हो गया ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो इसी में बाकी सब में तो तुम्हें इनकम मिल रहा है, किसी चीज़ का बोनस किया हो तो उसका बोनस मेरा कंपनसेशन मिल रहा है, ये सारा। ठीक ना। तो नेक्स्ट 24 नंबर, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज। तो एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज क्या होगा? ए इन्वेस्टमेंट, बी कैपिटल लॉस, सी कंजम्पशन टू फिक्स्ड कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हम्म, हाँ ए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सही आंसर हाँ ए ही होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए, जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी टर्म किया गया था एडिशन टू कैपिटल स्टॉक माने इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक में एडिशन कुछ करो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ये याद रखना। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है ये भी बता दे रहा हूँ मैं। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि टोटल एडिशन उस होता है, और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट जो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। नेट इन्वेस्टमेंट जब भी पूछा जाएगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो टोटल एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। इसमें से नेशनल इनकम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्रीगेट। ठीक ना, तो एनएनपी एमपी माने मार्क प्राइस। ठीक ना, फैक्टर कॉस्ट जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्क प्राइस। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा, किसमें पूछ रहा है ये? नेशनल इनकम से ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक ना, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर, 26 नंबर क्या? इफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अभी ये वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, बी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इक्वल जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, नो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी मार्क प्राइस। हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीएनपी मार्क मार्क प्राइस। ठीक ना, जीएनपी मार्क प्राइस। तो ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। एनएनपी एफसी इक्वल्स टू क्या? जीडीपी एमपी, एमपी नीचे होना चाहिए था। ठीक है, लिखा हो एनएनपी फैक्टर कोस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्क प्राइस। तो इसमें क्या ऐड होता है? तो इसमें होगा हमारा डिप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट, ना ये तो होगा नहीं, प्लस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नहीं होगा। प्लस डिप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी नहीं होगा। नेट डायरेक्ट टैक्सेस माइनस में होगा हमेशा में, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा ये लास्ट वाला ही होगा, क्योंकि प्लस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर, if economic subsidies are subtracted from an indirect taxes are added to the national income then it will be equal to, ये किसके इक्वल होगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एट मार्क प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस, या डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा, नेशनल इनकम एट मार्क प्राइस। ये सारा थ्योरी पार्ट में है, पढ़े होंगे ये सब मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सबका आंसर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन विच ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमिक डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इक्वल है नेशनल इनकम के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर नेशनल इनकम की इकोनॉमी तो मैंने क्लोज्ड इकोनॉमी ही होगा। ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो ना इसका बी हो जाएगा सही आंसर, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आएगा। ठीक ना, किस टाइप का इकोनॉमिक है? डोमेस्टिक इनकम क्लोज इकोनॉमिक के अंदर है। नेक्स्ट 30 नंबर, डोमेस्टिक इनकम इज अनदर नेम फॉर
एनडीपी फैक्टर, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफपी या एनएनपी एफसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एफसी वाला, एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी माने ऑप्शन ए, ठीक ना, ऑप्शन ए सब सही आंसर हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोशिश इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। नेट सॉरी, हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम। अगर नेट डोमेस्टिक एनडीपी एफसी जो अगर लेस देन होगा नेशनल इनकम, ना नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, तब क्या होगा इसमें से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। हाँ, ये होगा पहला ही आंसर सही होगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नेगेटिव, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज जीरो, नेट एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव अगर नेशनल इनकम ज़्यादा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम किसके इक्वल टू होता है, तो नेशनल इनकम इक्वल टू होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखते हैं, प्लस फैक्टर इनकम इन अर्न, नहीं ये नहीं होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ ये होगा। नहीं, ये भी नहीं, पहला वाला होगा, बी नंबर ही होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो तो टोटल मिला के हमारा नेशनल इनकम होता है, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, सी तो होगा ही नहीं, ठीक ना। तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर। इफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्क प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन दिया था मार्क प्राइस, तो वी डैश इनडायरेक्ट टैक्स एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, या सब्सट्रैक्ट करना होगा, तुम इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ेगा, मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा माइनस, और उधर क्या हो जाएगा, ऐड करना होगा, सब्सिडीज को ऐड करना होगा, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और ऐड वाला ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपी एट मार्क प्राइस ना। तो निकालना हो इन्फॉर्मेशन ना, जीडीपी दिया एट फैक्टर कॉस्ट 3000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ₹200, इंडायरेक्ट टैक्स 420, सब्सिडीज दिया 240। तो इस ये निकलेगा कैसे, ये बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट हमारा क्या होता है, जीडीपी एट मार्क मतलब जी इसका होता है जीडीपी, ठीक है, एट मार्क प्राइस इक्वल्स टू होता है हमारा जीडीपी फैक्टर कोस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है ना। तो मेरा जीडीपी दिया हुआ है 3000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है हमारा 420 माइनस सब्सिडीज दिया 240। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 300, 34 एंड 20, 240 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3813, मैं 3180 रुपीज़ हो जाएगा, 3180 रुपीज़। तो 3180 रुपीज़ यहाँ ये हो गया, ये हमारा जी डी एम पी निकल गया, मार्क प्राइस ना, हमको जी एन पी निकालना है, जी डी पी निकल गया, जी एन पी निकालना है ना। तो इसमें से हमको जी एन पी अगर निकालना होगा तो क्या होगा, जीएनपी का क्या होता है, जी एन पी एक मार्क प्राइस। तो जीडीपी जरूरत था हमको, तो जीडीपी तो निकाल लिया, जीडीपी एट मार्क प्राइस प्लस हमारा हो जाएगा ने क्या हो जाएगा, प्लस एन एफ आई है, ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक ना। तो इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा, जिससे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड दिया 200 हमको, जीडीपी हमको पता है 3180, प्लस हमको अब्रॉड दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड दिया 200 इक्वल्स टू कितना हो जाए, अच्छा माइनस टू, अच्छा 200 होता है ना। तो हमको निकालना क्या, जीएनपी मार्क प्राइस में निकालना है। तो जीएनपी मार्क प्राइस में जीडीपी एट मार्क प्राइस में 3180 प्लस इतना, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3200 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3
3380 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए होगा 3380, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, ठीक है। 3380 तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला को। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम्म, हम्म। तो नेक्स्ट है 35 नंबर। जीएनपी एक्सीड एनएनपी बाय। तो जीएनपी कितना से ज़्यादा है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? दिया हुआ अमाउंट टू टोटल टैक्सेस, बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी ट्रांसफर पेमेंट, डी डेप्रिसिएशन। तो इसका एक्सीड अगर ज़्यादा होता है मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी। बता दे रहा हूँ क्यों होता है। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो जीएनपी जीएनपी जो हो गया जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, एनएनपी हो जाता है डेप्रिसिएशन डिडक्टेड रहता है जिसमें, ठीक है। तो ये चीज़ जानना है। तो यहाँ पे बोला है कि जीएनपी ज़्यादा है एनएनपी से, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट 36 नंबर। नेशनल इनकम इज द इनकम फॉर द 1 मंथ, इनकम फॉर 1 ईयर, इनकम फॉर स्टेट ऑफ द कंट्री, और रियल इनकम। तो इनकम फॉर 1 ईयर होता है, ये पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1 ईयर को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है? इफ वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी विल गेट। तो क्या हम लोग को मिलेगा? अगर जीडीपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमको मिलता है क्या, अभी बताए, एनडीपी, नेट नेट डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक ना, मतलब एनडीपी मिलेगा। तो एनडीपी कहाँ है? ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर। 38 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहला ही वाला ही करेक्ट दिख रहा है हम, ठीक ना, एन एन पी एट मार्क प्राइस, एन पी फैक्टर प्राइस प्लस एन आई टी, ठीक ना। तो एन आई टी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक ना। तो मार्क प्राइस प्लस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही होता है हमारा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट एन एन पी एट मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? एन एन पी एट मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा जी एन पी मार्क प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अभी बताया डेप्रिसिएशन माइनस होता है, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बाकी को ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर। 40 नंबर क्या? इन नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड रहता है या नॉट इंक्लूडेड, मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड, नथिंग कैन बी सेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो डी हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, सॉरी सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्या है? एग्रीगेट aggregate of the money value of all final goods and service produced within the domestic territories of a country during a year is called। तो during a year is called क्या कहलाता है? जीडीपी एट मार्क प्राइम, जीडीपी एट मार्क प्राइम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये सारा थ्योरी से ही है, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर। 42 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा? जीडीपी इक्वल हो जाएगा किसके? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाएगा जीडीपी एट मार्क, जीडीपी नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू नेशनल इनकम। हाँ, यही होगा, इज इक्वल टू विथ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के साथ इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम विथ नेशनल इनकम, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस डेफिनेशन से ही आ रहा है सारा, ठीक ना, ये जितना क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आप लोग पढ़े हो उसी से है बुक के। तो नेक्स्ट है 43 नंबर। द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इज। तो जीडीपी एंड जीएनपी का मेन डिफरेंस क्या होता है?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बी हो जाएगा सही आंसर। सारा थ्योरम थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक ना। नेक्स्ट 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एप्रिसिएशन, यही सही है, तब से बोलता आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्या, सारा इजी क्वेश्चन है इधर। इसके बाद 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सारा फॉर्मूला से रिलेटेड है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, बी सही होगा। रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाय प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर क्या बोल रहा है, इफ ए फार्मर सेल्स wheat a mile for 500 and miller sells flour to baker for 700 and baker sells bread to consumer for 100, sorry 1000, then total value added by miller and baker is, तो कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, मैंने इसमें हमको निकालना होगा, टोटल वैल्यू बोला है निकालने ना, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा, मतलब दिया क्या क्या है, प्रोडक्शन दिया हुआ, कॉस्ट वैल्यू एडेड, मतलब फार्मर का दिया हुआ है, मतलब टोटल वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू एडेड हो जाएगा 500 है, प्लस 200 से इंक्रीज हुआ ना 200, मैंने 500 प्लस 200 प्लस 300, 700 से कितना इंक्रीज हुआ था, 1000 हुआ था, मतलब 300, तो टोटल कितना हो गया 1000, टोटल हो गया हमारा 1000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो ऐड हुआ हमारा 1000 हुआ, तो लेकिन बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर, एडेड बाय मिलर एंड बेकर पूछा हो टोटल वैल्यू, तो इसमें मिलर वैल्यू एडेड हुआ है 700 माइनस 500, मतलब 200 ऐड हुआ है, और प्लस बेकर ऐड किया था कि 700 से 1000 हुआ था, तो 1000 माइनस 700 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 300, तो टोटल कितना हो गया 300 प्लस 200, मतलब टोटल 500 है, दोनों ऐड कितना किया था 500, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो इसमें जिसका बारे में पूछा है बस उसका डिफरेंस निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए किस तरह से निकाला है मैंने, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, 47 नंबर, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में मल्टीपल काउंटिंग के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए पूछ रहा है, कौन सा मेथड यूज टू अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल काउंटिंग में। पहला दिया हुआ इनकम सेंसस मेथड, बी प्रोडक्ट सेंसस मेथड, सी वैल्यू एडेड मेथड, डी एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड। यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल काउंटिंग नेशनल इनकम में। क्यों करना चाहिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए अभी जो पहले एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे वीट वाला, तो मान लीजिए अगर वीट का प्राइस 500 है, फ्लावर का प्राइस 700 है, ब्रेड 1000 है, अगर सेपरेटली सबको अलग अलग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 700 प्लस 500, तो टोटल कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक ना, टोटल 2200 हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है वैल्यू एडेड में, तो जो फाइनल गुड्स होता है वो हमारा 1000 होता है, हमारा कितना था वैल्यू एडेड में 1000 था, बट यहाँ पे कितना का अंतर हो जा रहा है, यहाँ अंतर हो जा रहा है 1200 प्लस, मतलब प्लस 1200 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, प्लस 1200 क्या हो जाए एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसीलिए डिफरेंस इतना बड़ा मल्टीपल काउंटिंग हो जा रहा है बार बार, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि हम लोग किसका यूज़ कर वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक ना। जिससे क्या होगा हम लोग क्या करते हैं सिर्फ वैल्यू एडेड को हम लोग हर स्टेज में क्या करते हैं कितना ऐड हो रहा है वैल्यू, वो उसको हम लोग खाली हर स्टेज में ऐड करते हैं, और लास्ट में जो हम लोग का फाइनल वैल्यू आउटपुट होता है, जो आउटपुट वैल्यू मिलता है वो हमेशा सम ऑफ ऑल एडेड वैल्यू होता है, जितना भी हम लोग सम किए ऐड किया है सबका सम ही हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग इन इनकम, तो वो हो गया वैल्यू एडेड मेथड, तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, वेट इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, 48 नंबर, 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, तो पहला ही वाला ही आंसर होगा। रियल इनकम, मनी इनकम, नन ऑफ दिया, तो हमारा आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। तो कौन सा टोटल पॉपुलेशन में पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन ए सही है। ये भी थ्योरी बेसिस पे है, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा था कि क्या मिलेगा जब हम लोग नेशनल इनकम को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हम लोग का पर कैपिटा इनकम ही मिलेगा। ठीक है, पर्पस पूछा जाएगा क्यों किया जाता है, तो बोल दीजिएगा मेजर ऑफ एवरेज इनकम पर्पस। हम लोग को हर पर्सन का एवरेज इनकम निकालना है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। यही, तो नेक्स्ट 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग अकाउंटिंग। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तो क्या हम लोग इंक्लूड नहीं करते, फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम, या बोथ फैक्टर और ट्रांसफर मतलब दोनों, या फिर नन। तो हम लोग क्या नहीं करते नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करते। तो हम ये शुरू से ही समझ रहे हैं कि ट्रांसफर इनकम को हम लोग ऐड नहीं करते, जिसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर, which when national income is measured on the basis of the base year prices, then it is called money national income, per capita income, average national income, या रियल नेशनल इनकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रियल नेशनल इनकम। क्या होगा, रियल नेशनल, ऑप्शन डी सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, देन वो दैट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। तो रियल नेशनल इनकम यही होता है कि जिसमें हम लोग मेजर करते हैं बेस ईयर प्राइसिंग से, मतलब वो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है। बेस ईयर मतलब हमारा कांस्टेंट प्राइस रहता है, जिससे हम लोग उसी से तुलना करके हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब मनी नेशनल इनकम भी होता है, ये हो गया, एक होता है रियल नेशनल इनकम, एक होता है मनी नेशनल इनकम, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो मनी नेशनल इनकम क्या होता है, ये मेजर्ड होता है करंट ईयर प्राइस से, माने अभी जो इस ईयर में हमारा जो करंट ईयर चल रहा है उसमें प्राइस जब मेजर किया जाता है, तब उसमें हम लोग मनी नेशनल इनकम यूज़ करते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर्स प्राइसेस, देन इट इज कॉल्ड, देखो अभी मैंने बताया करंट ईयर, तो वो हो गया हमारा मनी नेशनल इनकम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट 52 नंबर। 52 नंबर में क्या बोल रहा है, इनकम एक्सेस ऑफ कंजम्पशन इज नॉन एज। तो वो क्या हो जाता है, कंजम्पशन, इनकम एक्सेस हो जाता है तो कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेविंग्स। इनकम एक्सेस ऑफ कंजम्पशन, देन इट इज कॉल्ड सेविंग। ज़्यादा हो जाता है इनकम जब कंजम्पशन से, तो उसको हम लोग सेविंग्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम कैन बी नेगेटिव। तो कौन सा इसमें से नेगेटिव होगा, तो डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ यही नेगेटिव होता है, माइनस। ठीक ना, तो वेस्ट और टैक्स तो होगा नहीं, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड। एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड में क्या इंक्लूड नहीं होता है ना, तो एक ए हो गया सेविंग्स, दो हो गया हमारा कंजम्पशन, बी मतलब तीसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, चौथा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स नहीं होता, एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड में हमारा इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर में आता है, कंजम्पशन भी आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग्स नहीं होगा। ठीक है ना, हमारा ए हो जाएगा सही आंसर, सेविंग्स। ठीक है, तो सेविंग्स हो गया हमारा। तो जितना बाकी सब दिया हुआ है, तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं। जीडीपी एमपी हम लोग जानते हैं, बता दे रहा हूँ मैं, जीडीपी एमपी मतलब मार्क प्राइस में जो सी फॉर्मूला क्या था हमारा, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में था एक्स माइनस एम। ठीक ना, तो यहाँ पे सी जो हो जाता था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता था, आई हो जाता था हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी हो जाता हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि तीनों ही दिया हुआ था। अब प्लस उसमें क्या हो जाता था, एक्स माइनस एन, माने नेट एक्सपोर्ट्स,
एक्स माइनस एम होता था हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सेविंग्स। तो सेविंग्स नहीं है, बाकी सारा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम के लिए क्या होता है, अभी मैंने बताया तो थोड़ा देर पहले, बेस ईयर प्राइसेस को हम लोग लेते हैं। देखिए करंट प्राइस तो होगा नहीं, मार्केट प्राइस होगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगा नहीं, तो हमारा बेस ईयर प्राइस होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बेस ईयर प्राइस। नेक्स्ट 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन इनकम सेंसस मेथड। इनकम सेंसस मेथड में क्या कंसिडर्ड नहीं होता है, तो हमारा बताए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ट्रांसफर इनकम। तो हमारा सी हो जाएगा क्या, ट्रांसफर इनकम, सी। वेज रेंट और प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर, क्या बोल रहा है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड। सेंसस मेथड अभी मैंने बताया, इसमें तीनों ही है, कंजम्पशन भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट स्कीम एक्सपेंडिचर भी होगा ना, ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट 58 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टू अकाउंट नेशनल इनकम। तो अकाउंट नेशनल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रोडक्ट सेंसस मेथड, हाँ ये होगा। इनकम सेंसस मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड भी होता है, ये तीनों सेंसस मेथड होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। तो अकाउंट नेशनल इनकम में ये तीनों होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट 59, रियल नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज व्हेन, कब होता है, इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, या फिर इंक्रीज इन टैक्स, या डी रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेबर्स। तो कब होता है ये, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तब रियल नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 60 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन इंक्लूड नहीं होता है, तो क्या होगा, पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये नेशनल इनकम में आता है। सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये भी आता है। हाउस होल्ड चोरस ऑफ हाउस वाइफ, हाँ ये नहीं आता है। प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ये सारा आता है, इसका हाउस वाइफ हाउस होल्ड का जो घरेलू काम होता है वो सबका नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही है, ये कह के सेल्फ कंजम्पशन में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर, इन एन ओपन इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आई जी प्लस एक्स प्लस एम, ये नहीं होगा। सी प्लस आई जी एक्स माइनस एम, ये भी नहीं। अभी मैंने बताया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम था, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो उधर पहले ही मैंने बताया था नेशनल एक्सपेंडिचर निकालने का। सी माने कंजम्पशन, ठीक है। आई माने इन्वेस्टमेंट, जी मैंने बताया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माने एक्सपोर्ट, और एम मतलब होता इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में डिफरेंस, ठीक है, इसको मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर में क्या बोल रहा है, in to 2020 at current price GNP was 750 crores. In 2020 price level was 50% more than that of 2024. Okay, 50% more than 2024. So taking 2024 as a base year, what will the GNP of 2020? GNP निकालना हम लोगों को 2020 में क्या होगा। तो करंट प्राइस हमारा क्या है जीएनपी का, वो 750 है। तो हमारा करंट प्राइस हो गया जीएनपी में ये हो गया हमारा कितना, 2020 में ना, 2020 में हो जाएगा हमारा 750 करोड़ दिया हुआ है। 50% से इंक्रीज हो गया मोर 2025। तो सिंस बेस ईयर हो गया हमारा 2024, तो मतलब बेस ईयर प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा मेरा, बेस ईयर प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा मेरा, 50% ना 2024 में। तो हमारा बेस ईयर हम लोग मान लेते हैं 100 है, ठीक ना। बेस ईयर हमारा 100 है, तो 2020 प्राइस इंडेक्स में हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, 100 प्लस 50% हमारा इंक्रीज हुआ ना, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150%, मतलब 150। तो हम 150 करोड़ मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 150 करोड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, बी 500, मतलब 150 500 करोड़ से इंक्रीज होगा। क्योंकि अब अगर हम लोग निकालेंगे
150% मतलब हमारा दिया हुआ है 150 का वैल्यू दिया हुआ है 750, मतलब इतना से इंक्रीज हुआ था क्योंकि 50% से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 750 हो गया था, ठीक है। तो मतलब 2024 में 100 पकड़ लेते हैं, 100 था तो बढ़ के कितना हो गया, 150% बढ़ गया, तो 150% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 750 करोड़, 750 करोड़ था, ठीक ना। तो 150 का वैल्यू अगर 750 था तो 100 का कितना होगा निकालना। तो 100 का कितना हो जाएगा, कट करेंगे 5 बार में तो इक्वल्स टू 500 हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, 500 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी सही होगा, आंसर भी क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते, इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 63। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सारा फॉर्मूला याद रखना है एकदम। नेक्स्ट 63, इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी देन विल गेट, हम लोग क्या मिलेगा, जीडीपी मिलता है। तो अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से तो वो हमारा क्या होगा, जीडीपी होता है। ये इसका आंसर, इसे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, जीडीपी इसका आंसर होगा, ठीक है। लिख लेते हैं मार्क जीडीपी। नेक्स्ट 64 नंबर, 64 नंबर में क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूडेड होता है, तो इंक्लूडेड नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होगा, पेंशन नहीं होगा, हाउस होल्ड चोरस नहीं होगा। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमारा हो जाता है नेशनल इनकम में इंक्लूडेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, सो 64 हो गया था ना, हाँ नेक्स्ट 65, 65 नंबर क्या है, एज पर द डेफिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा नेशनल इनकम नहीं है हमारा, तो कौन सा नहीं होता नेशनल का, नेशनल वेल्थ नहीं होता, बाकी सब होता है, नेशनल प्रोडक्शन होता है, नेशनल एक्सपेंडिचर होता है, नेशनल फैक्टर इनकम होता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। नेशनल वेल्थ नहीं होता हमारा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट 66 नंबर में, 66 में क्या है, if gross national product at factor cost is 2600 crore and indirect tax है 400 crore and subsidy is 150 crore, then what will be the value of gross national product at marked price। अच्छा, marked price निकालना नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को लिख लेते हैं पहले, क्या होता है बता दे रहा हूँ। जी एन पी एट होता है हमारा मार्केट प्राइस में, और इक्वल्स टू क्या होता है, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही था मैंने बताया था। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जी एन पी दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे 2600 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है 400 माइनस सब्सिडीज है 150। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 और 3000, 3000 150, 3000 में 150 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2850। तो रुपीज़ 2850 करोड़, तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा, वेट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट 67 नंबर क्या है, 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली रेफर टू एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में रेफर किया जाता है नॉर्मली, वो जी एन पी एट मार्क प्राइस, एन एन पी एट मार्क प्राइस, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट या एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग रेफर करते हैं नेशनल इनकम में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ये डेफिनेशन से ही हम लोग को मिलता है, ठीक है ना, बाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ये दिया हुआ है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट 68 नंबर, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। इसमें से कौन सा डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनेंशियल एसेट्स, कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स हमारा डेप्रिसिएशन से जाना जाता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सी, सही सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है
तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, ट्रांसफर पेमेंट, इलीगल इनकम, कैपिटल गेन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सारा का सारा हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। चाहे ये ट्रांसफर पेमेंट तो ऐसे नहीं होता, इलीगल इनकम भी नहीं होता या कैपिटल गेन भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया विथ आंसर। इसको अच्छे से तैयारी करना है आपको, चैप्टर 1 से इतना क्वेश्चन अच्छे से करना ही है, इससे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर 1 से। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे थे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला करिए। तो जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।